जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विजन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी BA सेमेस्टर फर्स्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और क्वेश्चन है जो कि हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से इसे बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे ताकि हमारा कॉपी जांच करने वाला अच्छे से अच्छे नंबर दे। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, प्रश्न यही है। तो इस प्रश्न का हम उत्तर अभी बताने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको हमारी बातें, हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छा लग पाएगा, समझ में आ पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका सवाल हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं को लेकर है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को हमने कितनी डायग्राम की तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं हम डायग्राम के तरीके से हम समझाने की प्रयास किए हैं। तो सबसे पहला इसका विशेषता में से देखेंगे कि कला के विविध रूप, जैसे में मुहर निर्माण कला, मन का निर्माण कला, मृण मूर्तियों का निर्माण। सेकेंड पॉइंट में हम देखने का प्रयास करेंगे कि उन्नत वाणिज्य व्यापार, अर्थात हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें उन्नत वाणिज्य व्यापार की विशेषताएं भी देखने को मिलता है। अन्य विशेषताएं के अंतर्गत कांस्ययुगीन सभ्यता भी, जिसका चर्चा हम आगे की टॉपिक्स में करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और आपका है सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता। तो इन पॉइंटों को हम आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे और इनसे हमारा जो एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं और कॉपी एग्जामिनर जो चेक करेगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से नंबर देगा। तो पॉइंट टू पॉइंट और ये डायग्राम के आधार पर बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे प्रथम नगरीय क्रांति। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो हड़प्पा सभ्यता था यह एक प्रथम नगरीय क्रांति था। इसकी विशेषताएं में हम देखेंगे कि पहली बार जो थी नगरीय क्रांति जो आई थी वो सिर्फ कहाँ आई थी, तो वो हमारा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिली थी। हड़प्पा सभ्यता की पूर्व में जो अस्तित्व में आई थी, जैसे में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये दोनों सभ्यताएं भी एक इसमें भी नगरीय क्रांति देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये जो इसके पूर्व में भी स्थापित थी, अर्थात अस्तित्व में आ चुकी थी। ये दोनों भी सभ्यताएं कहीं ना कहीं एक ग्रामीण सभ्यता से संबंधित थी। इसके बाद की संस्कृति, बाद की सभ्यताओं को भी देखा जाता है कि ये जैसे में वैदिक सभ्यता जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका काल रहा था, तो ये भी कहीं ना कहीं एक ग्रामीण संस्कृति से संबंधित थी। इन सारी विशेषताओं में हम एक करके सारी विशेषताओं के बारे में डीपली जाकर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से अपना कॉपी में अपने आंसर राइटिंग को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट के अंतर्गत हमने प्रथम नगरीय क्रांति की विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ डायग्राम के आधार पर समझाने का प्रयास किया। अब इसे हम लिखित रूप में समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में नगर पहली बार हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही अस्तित्व में आए थे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के पूर्व में जो भी सारे सभ्यताएं थी, जैसे में पूर्व पाषाण काल था और इसके बाद की सभ्यता में जैसे में वैदिक सभ्यता था। अर्थात ये दोनों जो भी सभ्यताएं, पूर्व की भी और बाद की भी सभ्यताएं, सारे का सारे क्या था, एक ग्रामीण संस्कृति था। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता था वो हमारा क्या था, एक नगरीय क्रांति था। तो ये एक इसकी प्रथम विशेषता के अंतर्गत रखा गया। इससे पहले की सभी संस्कृतियां ग्रामीण थी, यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारत को नगरों के लिए 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक का इंतजार करना पड़ा। अर्थात भारत में द्वितीय नगरीकरण का विकास बुद्ध युग में ही देखा गया। अब चलते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की नेक्स्ट विशेषताओं के बारे में। तो इसकी नेक्स्ट विशेषताओं में है कांस्ययुगीन सभ्यता। अब इसे हम पुनः डायग्राम के आधार पर समझाने का प्रयास किया है, तो आप ध्यानपूर्वक इसे देखने का प्रयास करेंगे। कांस्ययुगीन, कांसा अर्थात यहाँ कांसा कैसे बनता है, तो कांसा तांबा प्लस टिन, यह साइंस का क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तांबा प्लस टिन को मिलाने से क्या बनता है, तो कांसा बनता है। और इसका हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका महत्वपूर्ण रही, उसी प्रकार प्रथम नगरीकरण में हमारा कांसे की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है।
इसके पश्चात हड़प्पा सभ्यता अधिकांश उपकरण वहाँ के जो भी थे वो पत्थरों से ही निर्मित, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में हम कांसे का प्रयोग करना सीख चुके थे। इसके बावजूद भी हमारा जो भी अधिकांश उपकरण जो थे वो पत्थरों से ही निर्मित होते थे। तो चलिए हम कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में, इनकी विशेषताओं को नेक्स्ट तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने तांबे तथा टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण करना सीख लिया था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे के प्रयोग से परिचित थे। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार द्वितीय नगरीकरण में लोहे ने मूलभूत भूमिका निभाई थी, ठीक उसी प्रकार प्रथम नगरीकरण की क्रांति में कांस्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये हमारा कांस्ययुगीन सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के नेक्स्ट यानी दूसरा विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं इसके आगे की विशेषताओं को ध्यानपूर्वक से। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि आपका फ्रेंड भी एग्जाम में बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम में कॉपी को प्रेजेंट कर पाए। तो नेक्स्ट विशेषता में हम देखेंगे उन्नत नगर निर्माण योजना, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण योजना क्या था, किस तरीके से वो निर्माण करते थे, तो उस चीज़ के बारे में ये भी उनकी नेक्स्ट विशेषताएं हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का निर्माण में हम देखेंगे कि ये दो रूपों में, दो भागों में बांटा था, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग को ऊपरी भाग के नाम से भी जाना जाता था, या और इसे दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो पश्चिमी भाग था इसे मुख्यतः कच्चे ईंटों के चबूतरों पर बनाया गया था और इसी कारण से यह पूर्वी भाग से ऊंचा था और इसे ऊपरी भाग कहा गया। नेक्स्ट था जो पूर्वी भाग था, इसे निचली भाग कहा जाता था क्योंकि इसे किसी भी प्रकार के चबूतरों पर बसाया गया यह क्षेत्र नहीं था। जो दुर्ग था वहाँ मुख्यतः सार्वजनिक भवन थे, शासक लोग निवास करते थे। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं विस्तृत तरीके से। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी इसकी उन्नत नगर निर्माण योजना। अधिकांश हड़प्पाई नगर दो भागों में विभाजित थे, पश्चिमी भाग जिसे दुर्ग कहा गया तथा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को गढ़ी क्षेत्र कहा जाता था जबकि पूर्वी भाग को निचला शहर कहा जाता था। पश्चिमी भाग को कच्चे ईंटों के चबूतरों पर बसाया गया था तथा इसे कच्चे ईंटों की दीवारों से चारों तरफ से घेर दिया गया था। रख रखाव से ऐसा प्रतीत होता है कि गढ़ी क्षेत्र में संभवतः शासक वर्ग के लोग निवास करते थे, वहीं पूर्वी क्षेत्र एक सामान्य रिहायशी इलाका था, अर्थात जो पूर्वी भाग था वहाँ सामान्य लोग रहा करते थे और पश्चिमी भाग जिसे हम गढ़ी क्षेत्र कहते थे वहाँ मुख्यतः शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। यह वहाँ के रख रखाव से ऐसा हमें जानकारी मिलता है। चूंकि इसे किसी चबूते पर नहीं बसाया गया था अतः इसे निचला शहर या नगर कहा जाता था। जो पूर्वी क्षेत्र था इसे किसी भी प्रकार का चबूतरे पर नहीं बसाया गया था, जिस कारण से इसे निचला शहर या नगर कहा जाता था। हालांकि सभी हड़प्पाई नगर दो भागों में विभाजित नहीं थे, अर्थात जो भी हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं उनमें से सारा का सारा स्थल जो था वो दो भागों में विभाजित नहीं थे, बल्कि कुछ इलाके अपवाद भी थे। जैसे में हम देखते हैं यहाँ लोथल तथा सुरकोटदा जो था वहाँ पे द्विविभाजन अर्थात पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के रूप में नहीं बांटा गया था, में इस प्रकार विभाजित नहीं देखने को मिलता है। वहीं धोलावीरा का त्रिस्तरीय विभाजन, एक हड़प्पा सभ्यता था, स्थल था जिसे धोलावीरा कहा जाता है, तो इसमें क्या पाएगा, तो इसमें इसका त्रिस्तरीय विभाजन देखने को मिलता है। विभिन्न हड़प्पाई स्थल एक विस्तृत नगर में फैले हुए थे। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले विभिन्न हड़प्पाई स्थलों को अलग अलग जलवायु एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। यही कारण है कि इन नगरों के बनावट में पूरी तरह से एक रूपता की परिकल्पना नहीं की जा सकती। मकानों की बनावट पर भी यह देखा जा सकता है कि उदाहरण के लिए जहाँ हड़प्पाई स्थल तथा मोहनजोदड़ो में भवनों तथा इमारतों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसके अतिरिक्त धोलावीरा तथा सुरकोटदा में भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। सबसे बढ़कर कालीबंगा के दोनों भाग रक्षा परिचित से घिरे थे। हड़प्पाई नगर आयताकार तथा वर्गाकार आकृति में मुख्य सड़क तथा चौड़ी गलियों के ग्रिड पर आधारित थे। नगर का मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण तथा दूसरा मार्ग पूरब से पश्चिम उसे समकोण पर काटता था। मोहनजोदड़ो के मुख्य सड़क को राजपथ नाम दिया गया था जिसकी चौड़ाई 10 मीटर थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क थी उसकी लंबाई 10 मीटर होती थी।
चलिए अब नेक्स्ट विशेषताओं को पढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इसके अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने लिख दिया है, जैसे कांसे की ढलाई, नगर नियोजित कुएं के माध्यम से अशुद्ध जल को शुद्ध जल में बदलना, यह भी एक वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला कार्य है। शोला एवं इसके गुणजों का प्रयोग, दशमलव प्रणाली का ज्ञान, ग्रहों एवं नक्षत्रों का ज्ञात, फीट के क्यूबिक से परिचित चित्र। तो चलिए हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास को हम विस्तृत तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पर्याप्त वैज्ञानिक का विकास कर लिया था। इस प्रकार हड़प्पाई लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। हड़प्पाई लोगों ने उस काल में भी कुछ ऐसी चीज़ों की खोज की थी जो भारत में बहुत बाद में देखा और सुना गया। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता था, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, वे लोग उस काल में भी उन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर चुके थे जो उस सभ्यता के पतन के पश्चात कई वर्षों तक ना तो देखा गया और ना ही सुना गया था। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो उदाहरण के लिए हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग से परिचित थे। अर्थात जो हड़प्पा के लोग थे, वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो कांसे का प्रयोग करना जानते थे, परिचित थे। फिर वे ज्यामिति से परिचित थे। उनके नगर निर्माण योजना में यह बात देखने को मिलती है। उसी प्रकार हड़प्पाई लोगों को जल का उत्तम जल प्रबंधन से परिचित थे। कुएं का निर्माण कर नदी के अशुद्ध जल को शुद्ध करना सीख लिया था तथा उन्होंने जल के संरक्षण की पद्धति भी विकसित कर ली थी। सबसे बढ़कर वे मानक माप तथा तौल की प्रणाली का प्रयोग करते थे तथा फीट एवं क्यूबिक का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की नेक्स्ट विशेषताएं को हम लोग देखते हैं और उसका नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता। किसी भी नगरीय सभ्यता का आवश्यक लक्षण होता है उसका सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता। हड़प्पा सभ्यता भी इसका अपवाद नहीं है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि विभिन्न हड़प्पाई नगरीय स्थलों पर विविध प्रकार के धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, नस्ल सावधान पद्धतियाँ आदि प्रचलित थी। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सावधान पद्धतियों में दाह संस्कार, पूर्ण स्वधान तथा आंशिक स्वधान थी। यह तथ्य यह दर्शाता है कि विभिन्न हड़प्पाई नगरीय स्थलों पर भिन्न भिन्न नस्ल एवं मूल के लोग उपस्थित थे। नेक्स्ट विशेषता के अंतर्गत हमने देखेंगे कि कला के विविध रूपों का विकास। कला जैसे मुहार निर्माण कला, मनका निर्माण कला, कांस्य कला, मृण मूर्तियों का निर्माण कला। हड़प्पाई लोगों ने अपने प्रवेश के साथ साहचर्य स्थापित किया जो हमें हड़प्पाई कला के रूप में देखने को मिलता है। हड़प्पाई कला के अंतर्गत हमें कला के विविध रूपों का विकास मिलता है। उदाहरण के लिए मृण मूर्तियों का निर्माण कला, उनका मनका निर्माण कला, मुहर निर्माण कला, कांस्य कला आदि। इनमें भी विशेषकर मुहर निर्माण, मनका निर्माण तथा कांस्य कला में हड़प्पाई लोगों की उपलब्धियां रेखांकित की जा सकती है। हालांकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हड़प्पाई लोगों का नजरिया व्यवहारिक था तथा उन्होंने अलंकरण तथा सजावट के स्थान पर यह उपयोगिता पर विशेष बल दिया था।